बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। तो जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफ़ा हो। आज का टॉपिक दोस्तों हम बात करेंगे जो विज़िट वीज़ा है यूके का, उसका जो रिफ्यूज़ल आते हैं उसके रीज़न और किस तरीके से हमें उन चीज़ों से बचा जा सकता है ताकि आपका रिफ्यूज़ल ना लगे। तो बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो कि हम देखते हैं लोग करते हैं, तो आज हम उस पर बात करते हैं। तो काइंडली वीडियो को पूरा देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसी का भला हो जाए। तो जैसे ही सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो काइंडली चेक किया करें, उसको 2-3 दफ़ा क्रॉस चेक करें, हर चीज़ को देखें अगर आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की। क्रॉस चेक बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपने इससे पहले वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, कोई प्रीवियस एप्लीकेशन है आपकी, तो उसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। आपका अगर रिफ्यूज़ल लगा था, क्यों लगा था, उसको आपने ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है इस एप्लीकेशन फॉर्म में। बहुत से लोग वो मेंशन ही नहीं करते कि हमारा रिफ्यूज़ल लगा है, तो इस वजह से होम ऑफिस का जो केस वर्कर है वो इस चीज़ को देखते हैं कि आपने उनके साथ मतलब स्ट्रेट अवे बात नहीं की, तो वो इस चीज़ को आपको रिफ्यूज़ल का बायस बनाते हैं। इसके अलावा आपकी जो प्रीवियस ट्रैवल डेट्स होती हैं, अगर आपने पुराने जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसमें कुछ और मेंशन की और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म था इसमें आप डिफरेंट ट्रैवल डेट्स मेंशन कर रहे हैं, तो आपस में वो मैच नहीं कर पाती, जिससे एम्बिग्युइटी क्रिएट होती है और आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो काइंडली मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल किया करें किसी भी वीज़ा के हवाले से, तो आप उसको अपने पास सेव कर लिया करें। आजकल ज़्यादातर एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन होते हैं, तो लेकिन जिस वक्त आप सबमिट करते हैं उससे पहले उसको सेव करने का ऑप्शन भी आता है। आप प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट का भी ऑप्शन होता है। आप ईमेल के थ्रू अपने आप को भी सेंड कर सकते हैं। तो काइंडली एप्लीकेशन फॉर्म को हमेशा सेव रखा करें ताकि आपके पास रिकॉर्ड हो। इसके अलावा आपके प्रूफ ऑफ इनकम पे हम आते हैं। मोस्टली जो रिफ्यूज़ल देखने में आए हैं वो हमेशा इनकम के हवाले से आते हैं कि आपने अपने जो इनकम है उसका प्रूफ नहीं दिया। अगर आप जॉब करते हैं तो आपने 6 सैलरी स्लिप लगानी है। अगर आप जो सैलरी स्लिप हैं वो आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर रिफ़्लेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि एक महीने की बैंक स्टेटमेंट में आपकी सैलरी स्लिप आ रही है, दूसरे में नहीं आ रही, तीसरे में आ रही है, तो इस तरीके से ये रिफ्यूज़ल का बायस बनते हैं। अगर तो आप बिज़नेसमैन हैं तो आपको अपने बिज़नेस की जो तमाम ट्रांजैक्शन है उनको प्रूफ करना होगा, उसकी इनकम को प्रूफ करना होगा, कॉरेस्पॉन्ड करना होगा आपकी बैंक स्टेटमेंट से। आपके जो एफबीआर जो के डॉक्यूमेंट हैं, टैक्स के जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपने लगाने होंगे। आपने पूरे साल की जो रिफ़ंड है, टैक्स जो आप जमा करवाते हैं, टैक्स डॉक्यूमेंट वो आपने लगाने होंगे। इसके अलावा अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और आपका बिज़नेस भी है तो फिर आपने एक्सप्लेन करना होगा कि किस तरीके से आपकी जो सैलरी है और किस तरीके से आपकी जो सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट की जो इनकम है या बिज़नेस इनकम है वो किस तरीके से आ रही है। मीन आपने ईच एंड सिंगल ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करना होगा। इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट बात करें तो कुछ लोगों की जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसमें एकदम से सडन में कोई अमाउंट आ जाती है जिसको वो जस्टिफाई नहीं कर पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते। लेट्स से आपकी एक बहुत अच्छी बैंक स्टेटमेंट चल रही है, इन एंड आउट पैसे हो रहे हैं जो कि आपके लाइफस्टाइल से रिफ़्लेक्ट कर रहा है, लेकिन सडन से एक अमाउंट आ जाती है। अब वो अमाउंट कहाँ से आई? हो सकता है वो अमाउंट आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की हो सकता है आपको कोई प्रॉफिट हुआ हो बिज़नेस में, हो सकता है कि हमारे जो बैक होम है वहाँ पे कुछ ये पैसे इकट्ठे करने का भी सिस्टम होता है जिसको कमेटी सिस्टम या बीसी सिस्टम कहते हैं। तो वो हो सकता है वो आपको इनकम आई हो उस तरीके से, या किसी ने आपका लोन देना है और उसने आपको लोन दिया, आप वापस किया हो, तो वो जो ट्रांजैक्शन होगी उसको आपने बताना होगा कि ये इनकम कहाँ से आई है। अगर आपने किसी एक ट्रांजैक्शन कभी नहीं बताया कि ये पैसे कहाँ से आए तो आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो काइंडली इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना होगा।
इसके साथ अगर आपका जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप को किसी ने इनविटेशन दी है यूके में, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई फैमिली मेम्बर है, तो फिर आपने वो इनविटेशन लगानी है, स्पॉन्सर लेटर लगाना है और आपने वो प्रूफ करना है कि वो आपका कैसे दोस्त है, आपका कैसा रिलेशनशिप है। अगर आपका कोई फैमिली दोस्त है तो फिर उसको आपने थ्रू रिलेशन बताना है। अगर आपके पास कोई रिलेशन का डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आपने कोई पिक्चर्स लगानी है, लेटर्स लगाने हैं, ईमेल कॉरस्पॉन्डेंस, कॉल का रिकॉर्ड लगाना है। मीन आपने इस चीज़ को कंफर्म करना है कि आप उसके पास जा रहे हैं, अपने स्पॉन्सर के पास। द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंस है कि आपने ट्रैवल प्लान देना है कि आपका ये जो ट्रैवल प्लान है वो कैसा है। मीन आप किसी के पास मिलने जा रहे हैं, आप मीटिंग में जा रहे हैं, आप टूरिज़म के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग अपने बिज़नेस के लिए भी जाते हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं, कुछ लोग उसके लिए जाते हैं। तो आपने पूरा प्लान बताना है। जहाँ आपका स्टे होगा उसका भी आपने बताना है। अगर आप टूरिज़म के लिए जा रहे हैं तो ज़्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि होटल बुकिंग करते हैं और एक ही मेन सिटी में होटल बुकिंग कर देते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 3 से 4 होटल की बुकिंग करें ताकि एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर के दिमाग में आप बिठाएं कि देखें हम वाकई ही घूमने के लिए जा रहे हैं। इसी वजह से हमने 2 या 3 डिफरेंट सिटीज़ के होटल बुक किए हैं ताकि हम वहाँ जाके विज़िट कर सकें। इसके साथ साथ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ सोशल टाइज़। सोशल टाइज़ अगर आपकी मजबूत नहीं है तो आपका केस बहुत ही ज़्यादा वीक है। सोशल टाइज़ को आपने प्रूव करना है। सोशल टाइज़ को आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? मीन आपने एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर के दिमाग में ये चीज़ बैठानी है कि आप विज़िट करने जा रहे हैं और आपने बैक होम वापस जाना ही जाना है। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपने फैमिली टाइज़ का बताना है। अगर आप शादीशुदा हैं, बीवी बच्चों का बताएं। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो फिर आपने अपने पेरेंट्स का बताना है, बहन भाइयों का बताना है, अपने दोस्त अहबाब का बताना है। मीन जो आपके बहन भाई हैं और जो आपके पेरेंट्स हैं या आपके बच्चे हैं उनकी तमाम की डिटेल देनी है। कौन क्या क्या काम करता है, कितने पैसे कमाता है, तमाम आपने उनकी डिटेल देनी है। विदाउट दिस डिटेल एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर समझेगा कि आपने तो वापस नहीं आना और आप वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका कोई बिज़नेस है वो भी सोशल टाइज में आता है। इसके अलावा आपका जो जॉब है, अगर आप बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं उसका रेफरेंस दें। आपकी कोई लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, रेंटल प्रॉपर्टी है, आपने तमाम चीज़ें बतानी है जिससे प्रूव हो जाए कि यू आर वेल इनफ, आपने वापस आना ही आना है, आप वहाँ पे सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर के ज़्यादातर जो रिफ्यूज़ल हैं वो हमने यही देखे हैं, वो यही मेंशन करता है कि आपकी जो सोशल टाइज़ हैं वो प्रूव नहीं हो रही अपने बैक होम से और हमें डाउट क्रिएट हो रहा है कि आप वापस नहीं आएंगे। इसके साथ अगर फ़ेक डॉक्यूमेंट, मैं आपको कभी भी ये मशवरा नहीं दूंगा कि फ़ेक डॉक्यूमेंट लगाएं, क्योंकि अगर एक दफ़ा आपने फ़ेक डॉक्यूमेंट लगा दिए तो फिर 10 साल का बैन है। 10 साल का बैन सिर्फ यूके में नहीं है, पूरे यूरोप में है। ठीक है, आप इस चीज़ से बिल्कुल ही आपने इस चीज़ को बिल्कुल मद्देनज़र रखना है कि फ़ेक डॉक्यूमेंट तो आपने लगाना ही नहीं है। इसके अलावा अगर आप प्रीवियसली यूके गए थे, आपने बताना है कि देखिए हम यूके गए थे, वापस आए हैं। अगर यूके में आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वहाँ पे गाड़ी चलाई, कोई आपके ऊपर फ़ाइन हो गया या कोई छोटा मोटा और फ़ाइन हो गया, तो आपने वो पेनल्टी पे करनी है। अगर आपने वो पेनल्टी पे नहीं की हुई प्रीवियसली तो फिर आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज तक की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है विज़िट वीज़ा के हवाले से या किसी भी और इमिग्रेशन कैटेगरी के हवाले से तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। इसके अलावा मेरी डिटेल्स भी आ रही हैं, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने इर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें और मेरे चैनल का भी। थैंक यू।